तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन मतलब बच्चों को नहीं आ रहे हैं या करने में उनको दिक्कत हो रही है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 था। ये क्या दिया है? ये दिया है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है। तो मूल जो राशि है मतलब जो मूलधन है वो कितना होगा? तो हम लोग क्या मानते हैं, माना मूल राशि क्या है, पी है। तो 2 वर्षों में 3280 ब्याज मिलता है। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज, ये हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना। अब फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का? ए बराबर पी और कोष्टक में 1+r/100 पे n। ठीक है ना। तो ए क्या है, यहाँ पर मिश्र धन है तो मिश्र धन का रख देंगे पी, मूल राशि है। अब ब्याज प्रश्न में दिया है 5%। ठीक है ना, ब्याज प्रश्न में दिया है 5%। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो लास्ट में जो पी का मान आएगा क्या आएगा? 32,000। और जो 32,000 होगा ये क्या माना था? मूल राशि। तो पूछा क्या मूल राशि क्या है? तो मूल राशि हो जाएगी 32,000। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब पता है कई बच्चे ना मतलब कि अगर आप लोग फार्मूला नहीं लिखना चाहते हैं, मतलब अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मतलब यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह से कि क्या मानते हैं मूल राशि पी। ठीक है ना, गुड़े कितना 5% का ब्याज निकालना है कि कितने मतलब कि कितने साल तक? 2 साल तक। तो 5% ब्याज लगेगा मतलब क्या? 105% हो गया। तो 105% ब्याज लग रहा है कितने साल तक? 2 साल तक। तो 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, 2 साल तक। ठीक है ना। अब मिश्र धन कितना होगा? मूलधन पी अब प्लस ये क्या, ये 3280, ये हो गया। हम लोग इसको डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तब भी यही चीज़ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको काटेंगे तो ये 21 और ये 20, ये 21, ये 20, यही आएगा। तो फिर यही चीज़ होगा। तो चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख के कर सकते हो, चाहे तो जिस तरह से फार्मूले में रख के भी कर सकते हो। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 82 देखने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है। तो घोड़े की लागत मूल्य क्या है? ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए घोड़े और गाड़ी की कीमत क्या दिया है 80,000। तो हम लोग मान लेते हैं घोड़े की कीमत हो गई x, तो गाड़ी की कीमत क्या हो जाएगी? 80,000 माइनस x। ठीक है ना। अब क्या बोला है? घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा। तो घोड़े को 10% के लाभ पर बेचने पर वो कितने बिकेगा? वो 110% पर बिकेगा। तो घोड़े का दाम क्या हो जाएगा? घोड़े का दाम था x, तो x का 110% बिकेगा। x का 110% क्या होगा? 11x/10। ठीक है ना। अब गाड़ी को 5% हानि पे बेच रहा है, मतलब वो 95% पर बिकेगी, क्योंकि 5% हानि हो रहा है। तो 100 माइनस 5 क्या? 95% बिकेगी। तो गाड़ी का दाम क्या आया था 80,000 माइनस एक्स। तो 5% हानि पे बिकेगी, मतलब क्या? 80,000 माइनस एक्स का 95%, मतलब 95/100, ये गाड़ी का दाम हो गई, मतलब 5% हानि पर बिकने के बाद। ठीक है ना। अब इस पूरी लेन देन में उसको 1% का लाभ होता है, मतलब क्या? इसको 10% लाभ पर बेचने पर और इसको 5% हानि पर बेचने पर जो पूरा पैसा मिलता है वो उसको 10%, वो उसको 1% लाभ के बराबर है। मतलब क्या? उसको 80,000 पे 1% लाभ के बराबर है। जब इसको 10% लाभ पर बेचता है और इसको 5% हानि पर बेचता है, तो जो पैसा मिलता है वो इससे मतलब इससे 1% लाभ के बराबर है। ठीक है ना। तो इस पूरी लेन देन में 1% का लाभ होता है। तो लाभ के बाद धन क्या होगा? उसको 1% का लाभ होता है। तो 80,000 का 1% क्या होता है? क्या होगा? जब हम लोग एक जीरो हटाते हैं तो क्या होता है? तब ये 10% के बराबर होता है। अब 2 जीरो हटाएंगे तो क्या होगा? ये 1% के बराबर होगा। तो इसका चाहो तो हम निकाल भी सकते हो 1% ऐसे करके, पर हम लोग ऐसे ऐसे करके निकाल भी सकते हो। 2 जीरो कटेगा तो क्या 800 आएगा। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 1 जीरो हटाओगे तो ये 8,000 10% होगा। फिर 1 जीरो हटाओगे तो ये 800 1% होगा। तो क्या उसको 1% का लाभ होता है। तो पहले ही मूल्य क्या था? उसका लागत मूल्य क्या था? 80,000 था, पर उसको 1% का लाभ हो गया तो क्या 80,800 उसको टोटल उसका मतलब हुआ पैसा। ठीक है ना। अब घोड़े को बेचने पर दाम अब प्लस गाड़ी को बेचने पर जो दाम है वो 1% लाभ के बराबर है। तो 1% लाभ के बाद राशि इतनी हो गई थी। ठीक है। तो घोड़े पर बेचने पर दाम कितने में घोड़ा बिका था? 11x/10 पे। और गाड़ी कितने बिकी थी?
80,000 माइनस एक्स, उसका 95%, 95/100, मतलब इतने में बेचने पर उसको 1% का लाभ हुआ, तो 80,800। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ से एक्स का मान लाएंगे, एक्स का मान आएगा 32,000। अब पूछा क्या प्रश्न है, घोड़े की लागत मूल्य। घोड़े की लागत मूल्य कीमत क्या थी जिस पर उसने उसको खरीदा था, क्या थी, एक्स। तो एक्स बराबर 32,000, ठीक है ना। तो आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग बताइएगा, आपको और अच्छे से मतलब बताया जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग को सोचना नहीं है, तुरंत कोई कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछना है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों मतलब क्या 6 विषयों की परीक्षा दी और प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक एक समान है, ठीक है ना। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 50 उसके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए, मतलब क्या जो 60% पाया है उससे कितने परीक्षा में उसने कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। देखिए जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, तो वो क्या होता है पहले आप लोग यहाँ पर समझिए, फिर उसको बाद बताता हूँ, ठीक है। देखिए वो इतने उन्होंने कुल विषय 6 थे, उसका अनुपात ये 6 विषयों का, तो वह 60% अंक प्राप्त करता है। तो क्या, तो किसी भी परीक्षा में जो प्रतिशत अंक होते हैं वो सभी भी विषयों के अंकों का ही अनुपात होता है, ठीक है ना। मतलब सभी विषयों के अंकों का मतलब क्या होता है वो, मतलब कि अनुपात नहीं, मतलब क्या होता है, औसत होता है। सभी विषयों के अंकों का औसत हो नहीं, ये क्या होते हैं, हाँ, जो पथे होता है वो औसत, औसत, हाँ वो औसत होता है, ठीक है ना। कैसे कैसे मतलब मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम है, ठीक है ना, हम उसमें मान लीजिए उसमें पाएँ मान लीजिए 480 नंबर, मान लीजिए 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, कक्षा 10 का एग्ज़ाम है, उसमें टोटल 480 नंबर पाएँ, ठीक है ना। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज 480/6 काटेंगे हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पर, 6 × 8 = 48, क्या 80% आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये परसेंटेज है। और मान लीजिए हमको अगर औसत निकालना हो तभी तो यही काम करेंगे कि कुल नंबर बटे कुल विषयों की संख्या, तो तभी 80 आएगा। मतलब क्या, जो परसेंटेज होता है वो जो मतलब किसी परीक्षा में जो जो परसेंटेज बच्चा पाता है वो सभी विषयों के जो होता है औसत वही होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, तो हम लोग आप लोगों ने शायद ये अच्छे से समझा हो कि नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए कि जो भी मतलब यहाँ से देखिए बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा 480 नंबर पाया है, ठीक है ना, उसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो 480 और बटे 100 बटे 6 करते हैं, क्योंकि 480 नंबर पाया है 600 में से, तो और 6 विषय हैं। तो देखिए हम लोग या तो परसेंटेज अगर आप कर निकालते तो आप लोग ऐसे निकालते होगे 480 उसका टोटल पूर्णांक और गुणे 100 करते होगे, तो 100 कट जाता है और ये 80 आता है। तो हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं परसेंटेज, अगर किसी विषय निकालना डायरेक्ट 6 कर देंगे क्योंकि ये जीरो तो वैसे भी कटेगा ना, तभी 80 आएगा। और हम लोग जब औसत नहीं निकालेंगे तब भी कुल प्राप्तांक कुल नंबर बटे कुल विषयों की संख्या, तब भी 80 आएगा। मतलब क्या, बच्चा जो भी नंबर पाता है, ठीक है ना, जितना भी परसेंटेज पाता है वो उसके कुल विषयों का औसत ही होता है, ठीक है ना, कुल विषयों का औसत ही होता है। तो आप लोग अगर ये समझ रहे हो तो ये प्रश्न आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब क्या, देखिए तो हम लोग मानते हैं कि वो प्रत्येक प्रश्न में इसमें क्या वो जो पाया है 5x, 6x, 7x और 8x, 9x और 10x, ये 6 विषयों में नंबर पाया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, ठीक है। औसत क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि कुल मिलाकर उसने कि 60% से कम अंक किसमें पाए, मतलब क्या 60% मतलब क्या, औसत, जो उसका 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 औसत उसके सारे विषयों का औसत क्या है, 60% ही है, क्योंकि जो औसत होता है वही परसेंटेज प्राप्त होता है बच्चों को, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैंने समझाया। तो ये टोटल कितना हो गया, हम लोग निकालते हैं औसत, 10, 10 9 19, 19 8 27, 27 7 34, 34 6 क्या हुआ 30, 34 6 40, 40 5 45, 45x टोटल हो गए, ठीक है ना। अब टोटल विषय के कितने हैं, 6, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, काटेंगे हम लोग, 6 7 42 और 6 25 30, 7.5x, ये इसका औसत हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कितने विषयों में वो क्या बोला है कि 60% से कम अंक पाया, मतलब क्या 60% मतलब क्या, जो औसत है वो वही उसका 60 वही उसके 60% के बराबर है। तो मतलब क्या 7.5 से जहाँ भी कम पाया है वो वही उतनी बताना कि किस, देखिए कहाँ कम पाया है, यहाँ ये तो 8 हो गया, मतलब क्या 7 कम पाया है, 6 भी कम है उससे, 5 भी कम, मतलब क्या 3 विषयों में कम पाया है 60% से, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कि 3 विषयों में कम पाया है।
तो उम्मीद करती है प्रश्न आपको मेरा पैर दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी यार, ठीक है ना, मैं थोड़ा पैर ऐसे करके बैठा हूँ ना, तो ठीक है ना। ये तो आपको उम्मीद करती है प्रश्न समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से बताऊँगा। जो बच्चे मतलब अगर आप लोग ये समझ गए होगे कि जो भी मतलब विषयों में मतलब कि जो परसेंटेज प्राप्त होता है बच्चों को किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो उसकी विषयों का औसत ही होता है, ठीक है ना। वो उसकी विषयों का औसत ही होता है हमेशा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 ना। इसमें क्या दिया है, एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, और बी है वो कुल समय के 1/4 की पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक ही सूत्र लगता है इस टाइप के जो सवाल में क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, यही होता है, ठीक है ना। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो हम लोगों ने क्या माना कुल पूंजी पी है और कुल जो समय के लिए लगा रहे हैं सब लोग वो टी है, ठीक है ना। तो क्या बोला प्रश्न बोला है कि जो ए है वो कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, मतलब पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है और समय के 1/6 भाग के लिए। तो ये क्या है, पूंजी क्या है पी, तो इसका 1/6 मतलब p/6 भाग निवेश करता है। कितने समय के लिए, समय के 1/6 भाग के लिए। तो समय क्या है टी, तो समय क्या है टी, तो टी के 1/6 भाग के लिए मतलब t/6 भाग के लिए निवेश करता है। अब देखते हैं हम लोग बी का क्या दिया है, बी कुल समय के 1/4 के पूंजी का 1/4 भाग के लिए निवेश करता है, मतलब पी जो बी है ये कुल पूंजी का 1/4 निवेश करता है। मतलब क्या, कुल पूंजी क्या है पी, उसका p/4 निवेश करता है, और कुल समय के 1/4 समय के लिए मतलब t/4 समय के लिए निवेश करता है। अब सी क्या बोला है, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी मतलब क्या, इनका पूंजी जोड़ने के बाद पी में से जो पूंजी बचता है वो पूंजी सी निवेश करता है। तो हम लोग सी की पूंजी नहीं निकालते हैं, पहले इनका पूंजी जोड़ लेंगे हम, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ लिए, ठीक है ना। तो क्या आ गया 5p और बटे क्या गया 12, ठीक है ना। ये इन दोनों की पूंजी का योग आ गया। अगर बोला शेष पूंजी, तो शेष पूंजी निकालने के लिए कुल पूंजी में से इनका पूंजी माइनस कर देंगे, तो p माइनस इनका पूंजी, इन दोनों का ए बी का पूंजी इतना है, तो माइनस करेंगे क्या 7p/12, ठीक है ना। ये क्या आ गया शेष पूंजी, तो शेष पूंजी सी निवेश करता है, ठीक है ना। और कितने समय के लिए, पूरे समय, मतलब क्या पूरे समय पूरे टी के लिए निवेश करता है, ठीक है ना। तो अगर इतना आपको समझ में आया, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या सूत्र है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। तो ए का लाभ क्या होगा, ए की पूंजी क्या है, पूंजी क्या है p/6 और समय क्या है t/6। तो ए का लाभ बराबर पूंजी गुणे समय से क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो pt और बटे 36 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बी का लाभ निकालेंगे तो पूंजी गुणे समय से, जिसका इसमें गुणा करेंगे तो pt और बटे 4/16। इस तरह हम लोग सी का लाभ निकालेंगे तो 7p और टी करेंगे तो 7pt/12। ये तीनों का आ गया लाभ, ठीक है ना। प्रश्न में दिया क्या है कि 1940 रुपये का लाभ होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कुल ABC का लाभ, तीनों का लाभ क्या होता है हम लोग निकालते हैं, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे आता है क्या, 100 जोड़ने पे क्या आता है 97 PT/144, ठीक है ना। पता है बच्चों आप लोग को, पहले मेरे को ना जब मैंने पढ़ाई मेरी बीच में छोड़ी थी, तो मेरे को मैं इस टाइप का एलसीएम लेना भूल गया था, ठीक है ना। इस टाइप का एलसीएम लेना भूल गया था, ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मतलब बताना, मैं भी मतलब उसको और अच्छे से बताऊंगा एलसीएम उससीएम कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि ना मैं मतलब सर बता, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं ये एलसीएम लेना भूल गया था जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी बीच में अपनी, मैंने कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ी थी, तो ये एलसीएम लेना मैं भूल गया था। फिर जब दोबारा पढ़ाई चालू की तो फिर मतलब लाइन पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो मैं जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ABC के का कुल लाभ क्या आ जाएगा 97 PT/144, ठीक है ना। पर प्रश्न में क्या दिया है 1940 रुपये का लाभ, मतलब क्या ये जो लाभ है 1940 ये कुल लाभ है, क्योंकि बोला 1940 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा, मतलब क्या कि 1940 का कुल लाभ है तभी उसमें से बी का हिस्सा बोला, ठीक है ना। तो कुल लाभ बराबर 1940, तो कुल लाभ क्या है ABC का 97 PT/144, मतलब क्या 97 PT/144 बराबर 1940 पे हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 97 से 1997 क्या होता है 194 होता है, तो 2 बार में कटेगा तो 1 0, तो मतलब कि 20 बार में कटेगा, तो PT बराबर 144 इधर देखा जाएगा तो 144 गुणे 20, तो PT बराबर क्या आ जाएगा 2880। पर बी का मान क्या है यहाँ पर, बी का लाभ क्या है PT/16, तो PT का मान इतना है, तो PT का मान हम लोग बी के लाभ मेरा रख देंगे। तो बी का लाभ क्या है PT/16, तो इसमें PT का मान रखे हैं, तो बाई 16 किए काटे हैं तो आ गया 180, मतलब क्या जो बी का लाभ है वो 180 रुपये है। तो
तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा आप लोग बताइएगा, ये प्रश्न फिर से आपको बताया जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब बिना किसी झिझक के आप लोग को बताना है कि सर ये मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब बच्चे मुझे पता है सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। हमेशा आपके दिमाग में पढ़ाई चलनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक मतलब आप एक तरह से सफल नहीं होते हो, कामयाब नहीं होते हो, आपके दिमाग में पढ़ाई ही चलनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो और अपना कुछ थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, जब थोड़ा मन बोर होने लगे तो मूवी वगैरह देख सकते हो। अच्छी मूवी देखो, पॉजिटिव मूवी देखो, ठीक है ना। नेगेटिविटी मूवी नहीं देखनी, ठीक है ना। पॉजिटिव मूवी देखो, अच्छे से देखो, ठीक है ना। हैप्पी वाली जोक वाली मूवी देखो और मस्त रहो और पढ़ते रहो, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें दिया है कि 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। मतलब क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक रूप से होता है, ठीक है ना। मतलब क्या इसमें चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक हो रहा है, ठीक है ना। तो मूलधन क्या होता है, इसमें मूलधन क्या दिया है 12,000, और क्या वार्षिक ब्याज दर, ये क्या वार्षिक ब्याज दर क्या है 20% है, पर त्रैमासिक वो बोला है वो लगेगा। तो एक वर्ष में कितने त्रैमासिक होते हैं 4, क्योंकि 3 महीनों को त्रैमासिक बोलते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में कितने त्रैमासिक, 4 त्रैमासिक। तो ब्याज को भी 4 भागों में हम लोग बांट देंगे, तो 4 भागों में बांटेंगे तो क्या 5% आएगा। मतलब क्या एक त्रैमासिक पर 5% ब्याज लगेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो समय क्या दिया 9 महीने, मतलब क्या 9 महीने में 3 बार त्रैमासिक होता है, 3 महीने का, मतलब क्या ब्याज 3 बार लगेगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है ये हम लोग जो होता है A बराबर P क्वेश्चन 1+R/100 वाला। तो यहाँ आप लोग ए लग रही है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ए बराबर इतना हो गया, ए बराबर ये P हो गया, और फिर आर ये क्या है ब्याज दर क्या है 5% आया है क्योंकि त्रैमासिक लग रहा है, और कितना 3 बार लगेगा क्योंकि त्रैमासिक है 9 महीने के लिए, तो 3 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग काटेंगे, तो ए का मान यहाँ पर हम लोग गुणा करके निकालेंगे, तो ए का मान आ जाएगा 13,891.5 रुपये। ये क्या है मिश्रधन, ये मिश्रधन का मान आया है, पर पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन 12,000, तो मिश्रधन माइनस मूलधन 12,000 करेंगे तो 1891.5 रुपये ये आज आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न में थोड़ा कैलकुलेशन में बच्चों से कहीं गलती हुआ होगा, ठीक है ना, मुझे पता है। हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है ना। ये प्रश्न दिया है कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया है। हम लोग मानते हैं, माना विक्रय मूल्य क्या है ए है, ठीक है ना। माना विक्रय मूल्य ए है और क्रय मूल्य क्या है पी है। अब बोला क्या है विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य का ए का 7% मतलब 7/100 बराबर है किसके, क्रय मूल्य के 8% के। तो क्रय मूल्य क्या है पी, तो पी के 8% के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बराबर कर दिए हैं, और यहाँ से 0 कट गया है, क्या बचा 7A बराबर 8P। तो यहाँ से हम लोग ए का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। ए का मान निकाल लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8P/60, 8P/7, ठीक है ना। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब आगे क्या दिया है कि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है, ठीक है ना। मतलब क्या जो 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 विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य ये है, इसका जो 10% है ना, इसका जो 9% है वो क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपये अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग पहले लिख लेंगे विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का ए गुणे इसका 9% कर लिए बराबर पी, ये क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य का 10% हो गया। अब बोला क्या है वो ये जो है इसका जो 9% है वो इसके 10% से ये 2 रुपये अधिक है। तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए ये 2 रुपये अधिक है, तो इधर भी 2 रुपये लगाएंगे तभी ना इसके बराबर होगा, क्योंकि ये 2 रुपये ये जो है इसका विक्रय मूल्य का 9%, ये क्रय मूल्य के 10% से ये 2 रुपये अधिक है, ठीक है ना। तो मतलब क्या जब हम लोग इधर 2 रुपये लगाएंगे तभी ना इसके बराबर कर पाएंगे, तो इसलिए इसके बगल 2 रुपये लगाया गया है, ठीक है ना, ताकि दोनों बराबर हो सकें। अब यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 9A और बराबर 10P + 200, ठीक है ना, ये आ गया। और समीकरण 1 से हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ए का मान रख देंगे। ए का मान क्या है 8P/7,
ई है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर ए का मान दिए हैं, ए का मान आके सॉल्व करेंगे तो पी का मान क्या आ जाएगा, पी का मान आएगा 700, पी का मान आ गया 700। अब पूछा क्या, प्रश्न में पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो ए का मान आ गया है 700 रुपये। हम लोग ए का मान निकालने के लिए जो पहला समीकरण था इसी में पी का मान रख देंगे। पी का मान 700, 700 से ये 100 बार में कट जाएगा, 8 गुणे 100 बराबर 800। ए का मान क्या गया 700, मतलब क्या क्रय मूल्य 700 और विक्रय मूल्य 800। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा था, इसको देखिएगा अच्छे से, आप देख लीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 91 में 3 कारों की गति का अनुपात 3, 4, 6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखते पता है कई बच्चों को, मतलब मुझे पता है उनको क्वेश्चन आते हैं पर टेस्ट में थोड़ा वो मतलब नर्वस हो जाते हैं, घबराहट की वजह से मतलब क्वेश्चन मतलब उनसे गलत होता है, मुझे पता है, ठीक है ना। पर मुझे पता है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा घबराहट या नर्वस की वजह से क्वेश्चन गलत होता है। पर कुछ नहीं, आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप में और बेहतर होते रहेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे आपका नर्वस दूर होता रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप मतलब टेस्ट में बेहतर करोगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और डरना भी बिल्कुल नहीं किसी चीज़ से, मैथ से तो बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं डरना है, और मैं हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आप लोगों के अपने बच्चों के साथ हूँ ही, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें दिया है, हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा है कि 3 कारों की गति का अनुपात 3, 4, 6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है। तो 3 कारों का अनुपात दिया 3, 4, 6, तो हम लोग मान लेते हैं, माना उनकी गति 3x, 4x और 6x, ठीक है ना। अब वो समान दूरी तय करते हैं तो माना समान तय दूरी उनके द्वारा क्या है, d, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं यहाँ से समय बराबर दूरी बटे चाल से, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले काल की जो पहली कार है उसका समय t1 बराबर दूरी क्या है d, और चाल उसकी क्या है 3x। दूसरी कार की तरह चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल से क्या हो जाएगा, दूरी क्या है उसके लिए भी d है, समान दूरी है, और उसकी चाल क्या है 4x। इस तरह तीसरी कार की t3 बराबर d/6x। अब क्या बोला है, तीनों के समय का अनुपात, तो t1 अनुपातित t2 अनुपातित t3 करेंगे तो ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से x कट जाएगा, d कट जाएगा, बचेगा 1/3, 1/4, 1/6। तो इसको हम लोग सही रूप में लिखने के लिए इनका एलसीएम क्या होगा, 12। तो 12 का इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो मान लीजिए ये आ जाएगा, ठीक है ना। 12 का इसमें करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, तो ये 4, ये 3 बार में कटेगा, ये काटेगा 12 को 3, ये 2 बार में कटेगा 2। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं आया तो बताइएगा, हम लोग इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है ना। इसमें दिया है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40 रुपये अधिक यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। अब यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और x% लाभ उस पर मतलब प्राप्त होता है, तो उसे नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं, क्या माना, क्रय मूल्य 100 है, ठीक है ना। पर और क्या बोला है, इस पर 40% अधिक उस पर मूल्य जो उसका अंकित मूल्य वो अंकित है, ठीक है ना। तो क्या कितना हो गया 140, ठीक है ना। अब क्या दिया है, x% छूट के बाद 12% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या था, लाभ क्या हो रहा है 12, तो विक्रय मूल्य बराबर 112, ठीक है ना। और छूट बराबर क्या होता है, छूट बराबर अंकित मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है छूट बराबर। तो छूट बराबर अंकित मूल्य 40 है और विक्रय मूल्य क्या है आया 112, तो छूट क्या हो जाएगी, छूट होगी 28, ठीक है ना। हम लोग छूट प्रतिशत वहाँ कितना छूट दे रहा है, वो छूट दे रहा है x% की। तो हम लोग जो x% छूट है इसका मान निकालेंगे, मतलब क्या छूट परसेंटेज का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो छूट प्रतिशत क्या है x% है, तो इसका मान निकालेंगे, तो छूट क्या है 28। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, तो छूट बट्टे अंकित मूल्य पर छूट मिलती है, तो बट्टे 140 और फिर गुणे 100, तो कितना आएगा x बराबर, ये x% का मान यहाँ काट भी कितना है, यहाँ आएगा 20%। मतलब क्या है, x% का मान क्या है, जो छूट दी जा रही है उसका मान क्या है 20%, मतलब क्या 20% की छूट दी जा रही है। अब प्रश्न में दिया क्या है कि एक कोई दूसरी वस्तु है जो 2400 की है, उस पर आपको जो यहाँ पर दिया गया x% की छूट दिया गया है, तो यहाँ पर x% का इस पर लाभ होता है, ठीक है ना। तो जो लाभ के बाद जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा,
ठीक है ना। तो वस्तु 2400 की है, तो इस पर ये x% का लाभ यानी 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य का लाभ क्या हो जाएगा, 2400 का 20% करेंगे तो क्या 480 रुपये का लाभ हो रहा है। और विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या हो जाएगा, 2880 रुपये। ठीक है ना। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हुआ होगा, मुझे पता है यहीं पर डाउट हुआ होगा थोड़ा बहुत, यहीं पर। ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोग को मतलब नहीं समझ में आया तो बताइएगा, इसको मैं फिर से आप लोग को बताऊँगा। ठीक है ना। पर आप उसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। और आपको डाउट हो तो पूछना ज़रूर है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये मतलब कोई कुछ भी डाउट हो तो पूछना। मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ। कई बच्चे बोलते होंगे सर ये इतना बोलते हैं, तो ज़रूरी है। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मतलब दिमाग में कोई भी डाउट रहे, मैं चाहता हूँ सारे डाउट क्लियर हों। ठीक है ना। तो आप लोग को मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। और जॉब भी तो पाना है अच्छे से पढ़ के, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाने के लिए हमेशा रहूँगा। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन उनको बताए हैं, फिर भी मैं इसको मतलब बता देता हूँ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 94 में, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब बिना रुके उसकी गति क्या है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। और वह ठहराव के साथ मतलब जब रुकती है स्टॉपेज पर, तब गति क्या है, रुकने पर गति उसकी क्या है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो बोला क्या है, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है, मतलब क्या वो 1 घंटे में कितनी देर रुक रही है। यहाँ पर जब रुक रही है तो कितने उसकी जो दूरी है वो कितनी कम हो रही है। मतलब क्या 1 घंटे में वो जब रुक रही है तो 11 किलोमीटर कम चल रही है। मतलब क्या जो 11 किलोमीटर कम चल रही है, वो जो 11 किलोमीटर चलने में जो वो समय लेती उसी की जगह पर रुक रही है। मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पर 11 किलोमीटर कम चल रही है जब रुकती है, मतलब क्या जो 11 किलोमीटर कम चल रही है, इसको चलने में जो समय लगता उसी के समय में मतलब कि वो रुक रही है, तभी ना उसकी जो दूरी है वो 11 कम हो रही है। मतलब क्या 11 किलोमीटर चलने में जो भी उसको समय लगता है वो उतना ही 1 घंटे में रुक रही है। तो 11 किलोमीटर की दूरी और उसकी चाल क्या है, 66 की। तो समय बराबर मतलब 11 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होता है, दूरी बराबर बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल से हम लोग 11 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय निकालेंगे। क्या आएगा, इसको 6 बार काट देंगे, 1/6। ये क्या घंटे में है, क्योंकि ये घंटे में है ना, तो इसको हम लोग बदलेंगे मिनट में। तो क्या 10 बार काटेगा, मतलब क्या 10 मिनट। 1 घंटे में 10 मिनट के लिए वो रुक रही है। आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर समझ गए कि मतलब वो 11 किलोमीटर वो कम चल रही है जब रुक रही है, तो मतलब क्या वो 11 किलोमीटर कम चल रही है, मतलब 11 किलोमीटर चलने में वो जितना समय लेती वो मतलब उतना ही देर रुक रही है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि 11 किलोमीटर चलने में कितना समय लेती है। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल से निकाल लेंगे। समय उसकी दूरी क्या, 11 किलोमीटर चलना है, चाल क्या थी उसकी चाल थी 66 पर घट कितना हुई, तो चाल थी उसकी 66। तो 66 हम लोग निकाल लेंगे, मतलब क्या 10 मिनट रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या दिया है, 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। तो कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पदार्थ मतलब एक पेय पसंद है, जो एक चीज़ वो पीते हो। मुझे पता है ये भी प्रश्न बच्चे कर लिए होंगे, पर थोड़ा नर्वस की वजह से या फिर किसी कन्फ्यूजन की वजह से मतलब नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है ये प्रश्न बच्चे कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न उनको आता है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या टोटल कितने बच्चे हैं, 200 हैं। देखिए क्या 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 पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और मिल्क शेक पी रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक और मिल्क शेक, ये क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक है और ये क्या है, मिल्क शेक। और क्या बोल रहा है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है। तो मतलब 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्र, ये क्या बोला है, सॉरी 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है और 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 को दोनों पसंद है, 80 को दोनों पसंद है। ठीक है ना। अब देखिए अगर ये 80 को दोनों पसंद है, अब जो ये होगा, ये जिनको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद है वो क्या होंगे, टोटल तो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले 140 हैं, पर केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले क्या होंगे, 140 माइनस 80 कितने होंगे, 60। केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले 60 होंगे। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर केवल मिल्क शेक पीने वाले कितने होंगे, ये तो
पूरा मिल्क शेक पीने वाले कितने, जो मिल्क शेक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये मतलब इसमें भी ये 80 आ जाएंगे ना। तो केवल मिल्क शेक पीने वाले कितने होंगे, यहाँ पर होंगे 40, घटाएंगे तो इसका मान आएगा 40। अब प्रश्न में क्या क्या बोला है, कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है। एक पेय पदार्थ तो कितने है, 60, देखिए 60 लोग भी कुछ ना कुछ पीते हैं, एक चीज़ क्या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जो 80 लोग हैं ये तो मतलब ये तो दो चीज़ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मिल्क शेक भी पीते हैं। पर प्रश्न बोला कम से कम एक पसंद, तो कम से कम इनको एक तो पसंद है ही, उसमें कौन सी बात है, वो तो कम से कम एक तो पीते ही हैं, ठीक है ना। तो ये भी काउंट होंगे, क्योंकि बोला कि कम से कम कुछ पीते हो, मतलब कुछ पीते हो या मतलब एक पीते हो, तो ये लोग तो पीते ही हैं कम से कम एक। अब ये मिल्क शेक वाले ये भी एक तो पीते ही हैं मिल्क शेक। अब बोला इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या जोड़ेंगे तो आएगा 180, ठीक है ना। मुझे पता है ये प्रश्न बच्चे थोड़ा मतलब नर्वस में या फिर किसी घबराहट में नहीं कर पाएंगे, तो मुझे पता है बच्चे ये प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको प्रश्न आता है। तो आपको पूरा रिलैक्स माइंड से टेस्ट देना है, ठीक है ना बच्चों। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 115। इसमें देखिए, इसमें कई बच्चों को मतलब जिन बच्चों ने समुच्चय मतलब नहीं पढ़ा या फिर 10 अगर पढ़ा होगा 9-10 में उधर वगैरह, तो भूल गए होंगे, ठीक है ना। मैं भी मतलब भूल गया था, ठीक है ना। मैंने भी इसको मतलब अभी थोड़ा रिवीजन किया है, देखा है, तब मुझे भी ये आया है, ठीक है ना, कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। क्योंकि मतलब लोग भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं, तो मतलब मैं भी भूल गया था। तो अगर आप भी भूल गए होंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो सिंबल होता है देखिए, समुच्चय का मतलब कि जो मतलब होता है, मान लीजिए ये लिखा है, ठीक है ना, कि लिखा है एन ए और ऐसे करके बी लिखा है, तो मतलब क्या कि जो एन है, मतलब कि जो इसमें जो एन संख्याएं हैं वो ए और बी में मतलब कॉमन है। इसका जो ये अगर नीचे रहेगा तो मतलब क्या, जो एन संख्याएं हैं वो ए और बी में कॉमन है। और मान लीजिए अगर यही दे दिया है एन और ए, फिर ये ऊपर कर दिया है बी, मतलब क्या एन संख्याएं मतलब क्या कॉमन नहीं है, मतलब क्या वो एक ही बार काउंट हो रही हैं, कॉमन नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। ये इसका मतलब तक कॉमन नहीं हो रही हैं, इसका मतलब होता है कि वो कॉमन है, ठीक है ना। तो इसमें दिया क्या है, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार के हैं कि ए में तत्वों की संख्या 20 है, ठीक है ना। ए में तत्वों की संख्या 20 है तथा देखिए ए में तत्वों की संख्या 20 है और बी में तत्वों की संख्या 18 है, ठीक है ना। मतलब क्या, जो जो एन और ए है, इसमें तत्वों की संख्या ए में कितनी है, 20 है, और बी में तत्वों की सॉरी इसमें बी में ये एन क्या है, ये मतलब कि नंबर ऑफ ए क्या, बी, ये 20 है। तो ये एन क्या है, ये नंबर है, तो नंबर ऑफ बी क्या है, ये 18 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे क्या दिया है, मैं इस तरह से इसलिए बता रहा था कि टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है तो आप लोग को समझ में वहाँ मतलब कि वहाँ पर भी आएगा। अगर आगे कभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किया है। मैं आपको अभी इसका एक और तरीका बताऊँगा, पर ये देखिए, ठीक है ना। अब क्या बोला है, ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या, ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है। मतलब कि ये जो 10 है ये क्या कॉमन है, मतलब ये जो 10 तत्वों की संख्या है वो ए और बी दोनों में है। तो ये इसका मान क्या होता है, कॉमन होता है इसका। तो एन और ए और बी में कॉमन, जो नीचे होता है इसका मान कॉमन क्या है, नंबर ऑफ कॉमन ए और बी में 10, ठीक है ना। अब बोला क्या है कि ए एन और ये ए नॉट कॉमन बी, मतलब कि ऐसे ऐसे कितने तत्व हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या, देखिए इनमें इनमें ये क्या है 20 और ये 10, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, क्या है ये कितने आएंगे, ये आएंगे 38, ठीक है, ये आएंगे 38, ठीक है ना 38। अब 38 में ये 10 क्या है, कॉमन है, मतलब क्या ये 10 2 बार रिपीट हुए हैं, ये 10 इसमें भी हैं और 10 इसमें भी हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो हम लोग 10 यहाँ से माइनस करेंगे, मतलब क्या आएगा 28, मतलब क्या 28 केवल एक ही बार रिपीट हो रहे हैं, कॉमन नहीं हो रहे हैं। तो एन ए और इसका मान क्या हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन बताया, हम लोग ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला है, दोनों में कॉमन कितना है 10, तो ये हो गया 10। और क्या बोला है, जो ए है इसकी संख्या क्या है 20, तो ए की संख्या क्या है 20 पर, और इसकी संख्या क्या है 18 पर। क्या है, जो जो केवल ए जो कॉमन नहीं है वो क्या होंगे, वो ये 10, ये 10 ए में काउंट हो रहे हैं, जो कॉमन नहीं है वो क्या होंगे, 20 माइनस 10, 10 मतलब क्या, ये होंगे 10। और ये क्या, ये 20, ये इसमें भी 10 है, 18 में भी 10 है, तो जो केवल जो कॉमन नहीं है वो क्या होंगे, 18 माइनस 10 क्या आएगा 8,
यहाँ ये 8। अब वो वही बोला कि जो मतलब कि जो एक ही बार काउंट हो रहे हैं, मतलब कॉमन नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, जो एक ही बार काउंट हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है, तो 10 10 8 क्या हो जाएगा 28। तो एन और ए यू बी इसका मान पता है। पहले पहले मैं भी ये जो सिंबल वगैरह देख के ये क्वेश्चन छोड़ देता था, पर मैंने क्या किया, मैंने समझने का इस बार इसको प्रयास किया है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समूचे चैप्टर एक बार मतलब आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। आप लोग भी कहीं वीडियो देख के पढ़ लेना, फिर मेरे को बताना, तो मैं इस पर क्वेश्चन का आपको समुच्चय पर क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग यूट्यूब पर कहीं समुच्चय मतलब पढ़ लेना, अगर जब पढ़ना उसके बाद मुझे मतलब बता देना, तो मैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के आपको करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें क्या दिया है, एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में होगा। मुझे पता है ये भी बच्चे प्रश्न कर लिए होंगे, पर थोड़ा नहीं होता है उस टाइम दिमाग काम नहीं करता, जैसे मेरे एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। मेरी भी मतलब बहुत ईजी प्रश्न मेरे एग्जाम में गलत हो गए थे। इस तरह बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आपका धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला है कि हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है, ठीक है ना। 135 डिग्री ये हम लोग मानते हैं उत्तर, ठीक है ना। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ठीक है ना। क्या बोला है, हर दिशा को 135 डिग्री घुमाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या दिया है, हर दिशा को 135 डिग्री घुमाया था। और आप लोग को पता होगा ये और ये 90 डिग्री का होता है एक, ठीक है ना। तो जब हम लोग क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, तो घुमाया किस दिशा था, मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी किधर चलती है, घड़ी ऐसे चलती है क्लॉक वाइज, घड़ी ऐसे चलती है, मतलब क्या इधर घड़ी की दिशा में घुमाया जाएगा, ठीक है ना। और किसको घुमाया जा रहा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में होगा। दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है, दक्षिण और पश्चिम यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कितना घुमाएंगे, 135 डिग्री। तो हम लोग पहले जब 90 घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है, 45 और घुमाएंगे, क्योंकि 90 और 45 क्या होता है, 135, 90 और प्लस 45 ही होता है 135, ठीक है ना। तो हम लोग या तो पहले 45 घुमा लीजिए, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा पश्चिम, फिर ना 90 घुमा लीजिए तो आ जाएगा उत्तर, या पहले ही ना 90 घुमा लीजिए तो यहाँ पर पश्चिम उत्तर आ जाएगा, फिर 45 घुमाएंगे तो उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो इसको 135 डिग्री घुमाने पर जो दिशा आएगी वो किस दिशा में होगा, तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा, क्योंकि इसको 135 डिग्री घुमाएंगे, तो पहले 45 घुमाएंगे, फिर 90 घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, या फिर पहले ना 90 घुमा लीजिए फिर बाद में 45 घुमाइए, तो क्या आ जाएगा, दिशा क्या आएगी, उत्तर दिशा होगी, ठीक है। इस तरह बना के आप लोग करेंगे तो आपका होगा, ठीक है ना। मुझे पता है बच्चों का थोड़ा पता है, मेरा एक क्वेश्चन था मेरे एग्जाम में, वो था मतलब कि यदि घड़ी में घंटे की सुई मतलब यदि 6 बजे घंटे की सुई पूर्व की दिशा में है तो उस समय मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मेरा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मैं बता रहा हूँ, सच में इतना इजी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो कोई बात नहीं, आपसे भी गलत होता है तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन की बात नहीं, बस प्रैक्टिस करेंगे तो सही होता रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें क्या दिया, इसमें दिया है कि मतलब 5 कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 243, ठीक है ना। बच्चे इसको देख के डर गए होंगे, पर प्रश्न ये मतलब इजी ही है, ठीक है ना। आपको बस कड़ी में 3 का मान पता होना चाहिए, आप इसको आसानी से कर लोगे। क्या 24.249 ये दिया है, तो पूछा है कड़ी में 192 और प्लस 15 कड़ी में 3 का मान पूछा है। तो ये बच्चे मतलब मुझे पता है थोड़ा क्वेश्चन देख के थोड़ा डर गए होंगे, ठीक है ना। पर आपको डरना है, आपको करने का प्रयास एक बार करना है, ठीक है ना। अगर आप डर रहे तो मतलब कुछ नहीं करना, आप इसको छोड़ देना, फिर टाइम बचे तो इसको करने का प्रयास करना, पर ये टाइम टेकिंग है नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हो। देखिए इसमें दिया है, ये दिया है, इसका मान पूछा है, ठीक है ना। ये अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कड़ी में 3 का मान निकालना पड़ेगा। तो कड़ी में 3 का मान ये उनके लिए दिया है जिनको कड़ी में 3 का मान याद नहीं हो, ठीक है ना। ये उनके लिए दिया है, क्योंकि आप यहाँ से सॉल्व करके कड़ी में 3 का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। पर अगर आपको कड़ी में 3 का मान याद है तो आपको इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे पहले हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, पहले 4 से तोड़ेंगे, क्योंकि तुमको बाहर 4 तोड़ेंगे तो कितनी बार में 4 4 तक 16 होगा, और फिर क्या होगा, ये 48, ठीक है ना, प्लस 15 कड़ी में 3, ठीक है ना। फिर ये और टूटेगा, क्या होगा, 4 गुणे 16 गुणे 3 प्लस 15 कड़ी में 3, ये 4 16 12 जाएगा, 4 12 आएगा तो 2 हो जाएगा, और गुणे 16 12 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 12 का कड़ी में 3 प्लस 15 कड़ी में 3, ये 4 दूनी 8,
ये 8 और ये 15, ये क्या, ये 8 कड़ीम 3 है और ये 15 है, तो 8 कड़ीम 3 और 15 कड़ीम 3 क्या हो जाएगा, टोटल 23 कड़ीम 3। अब इसी का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, 23 और गुणे कड़ीम 3 का मान आप लोग को मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो आप लोग इसको याद करिए, कड़ीम 3 का मान, कड़ीम 2 का मान, ये याद करिए, ठीक है ना। तो कड़ीम 3 का मान होता है 1.732, ये इसका कड़ीम 3 का मान होता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39.84, ठीक है ना। कुछ इसमें करना नहीं, ये मान, ये ऊपर वाला मान उनके लिए दिया था जिनको कड़ीम 3 का मान याद नहीं, तो इसको सॉल्व करके निकालेंगे हम, ठीक है। सोचिए अगर आपको याद नहीं होता तो यहाँ से निकालना पड़ता तो आपको और अधिक टाइम जाता, ठीक है ना। तो अगर आपको याद है तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करिए, ले कैसे आइए इसको, मतलब अगर कड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना तो हम लोग देखते हैं कि उसमें से हम क्या कड़ी में से बाहर निकाल सकते हैं। कड़ी में से इस तरह का प्रश्न जो भी आए उसमें आपको पहले यही देखना है कि कड़ी में से क्या हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जब बाहर हम लोग निकालते गए लास्ट में बचा क्या, कड़ीम 3 बचा, तो इसको बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो इसका मान हम लोग ने रख दिया कड़ीम, इसको जोड़ें, 8 कड़ीम 3, 15 कड़ीम 3 आ गया, 23 कड़ीम 3 आ गया। अब 23 कड़ीम 3 का मान 1.732 होता है, इसको पूरा करेंगे तो आएगा 39.84, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, इसमें दिया है 6 व्यक्तियों U V W X Y और Z में से यह ज्ञात है कि U कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। U क्या है, कम से कम 3 व्यक्ति, मतलब U यहाँ है, ये 3 लोगों से लंबा है, तो हम लोग 3 लोग यहाँ ऐसे मार्क कर लेते हैं कि इससे छोटे 3 लोग हैं, ठीक है ना। दिया है U कम से कम 3 लोगों से लंबा है। अब दिया क्या है, W V से लंबा है, W V से लंबा, तो हम लोग साइड में लिखते हैं W V से लंबा, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अभी इसको यहाँ यहीं कहीं हम लोग करेंगे एडजस्ट। अब आगे क्या दिया है, W V से लंबा है जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, W V से लंबा है और जो ठीक एक व्यक्ति से, मतलब क्या, जो V है वो केवल एक ही व्यक्ति से लंबा है, तो सबसे छोटा ये इधर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं V, क्योंकि V जो है वो कम से कम वो एक ही व्यक्ति से लंबा है, तो W अपने आप यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या दिया है कि X W से छोटा नहीं है, मतलब X जो है वो W से छोटा नहीं है, मतलब क्या, X यहाँ नहीं होगा, X ऊपर ही होगा, तो ये 4 हो गए, ऊपर 2 लोग होंगे, ठीक है ना। तो जो X है वो W, मतलब क्या, X ऊपर ही होगा। आगे क्या दिया है, Y U से लंबा है, जो Y है वो U से लंबा, कि Y यहाँ नीचे नहीं रहेगा, Y ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। Y या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि Y U से लंबा है और X U से छोटा है। जो X है वो Y U से लंबा है और X U से छोटा है। जो X है वो U से छोटा है, तो U से छोटा होगा तो X यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या बोला है कि Y U से लंबा है, Y U से लंबा है तो Y या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। बच कौन रहा है, बच रहा है Z, मतलब क्या, ये इन दोनों में या तो Z यहाँ होगा तो Y यहाँ होगा, और यदि Y यहाँ होगा तो Z यहाँ होगा, तो ये होगा करना, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, प्रश्न पूछा क्या है, उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा या तो Y होगा या तो Z होगा, या फिर या तो यहाँ Y होगा फिर Z होगा। तो पहला लंबा, दूसरा लंबा, तीसरा लंबा, चौथा लंबा। चौथा सबसे लंबा कौन आ रहा है, W, मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको क्लियर नहीं किया, बच्चों को फंसाने के लिए दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर Y भी सकता है, Z भी सकता है, यहाँ भी Y भी सकता है, Z भी सकता है। प्रश्न पूछा है उनमें से सबसे लंबा चौथा कौन है, तो पहला लंबा ये यहाँ पर है, दूसरा लंबा यहाँ पर है, तीसरा U है, चौथा सबसे लंबा कौन है, W है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 129 में इसने बोला है कि भिन्न खोजी, इसमें विभिन्न कौन है, ठीक है ना। इसमें क्या करना, देखिए ये होता R है, इसका मान क्या होता है 18, तो 18 का 3 बार हम लोग गुणा किए हैं तो क्या आ गया, 18 54, मतलब क्या, इसका 3 गुना लिखा है। इसमें देखते हैं, इसका मान होता है 23, इसका 3 गुना करते हैं, इसका 3 69, ये नहीं हो रहा है। इसका देखते हैं, इसका होता है 21, 21 गुणे 3 करेंगे 63, इसका होता है 12, 12 गुणे 3 करेंगे 36, इसका होता है 25, 25 गुणे 3 करेंगे 75, मतलब क्या, सारे 3 गुने हो रहे हैं, बस यही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या, भिन्न क्या है, W और 68, यही भिन्न है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें क्या दिया है, शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग लेता है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक हैं तो समूह में कितने शिक्षक हैं। देखिए क्या बोला है कि टोटल कितने लोग हैं, 1280 लोग हैं, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों इसमें है, ठीक है ना। अब बोला क्या है, प्रत्येक जो 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक, मतलब क्या, प्रत्येक 15 छात्र हैं तो 15 छात्र हैं, उनके साथ मान लीजिए 15 छात्रों के साथ एक शिक्षक है, तो 15 छात्र प्लस एक शिक्षक,
क्या हो गए 16 लोग। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे 1280 में 16 के कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो हम लोग भाग करके देखेंगे कितना 16 भाग करेंगे क्या आएगा 16 8 128 कितने कितने बनेंगे 80 ग्रुप ऐसे, क्योंकि हर ग्रुप में क्या है मतलब 15 छात्रों के साथ एक एक शिक्षक है, तो 15 + 1 16 देखेंगे 1280 में कितने ग्रुप बन रहे हैं। तो क्या ऐसे ऐसे 80 ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है ना। और हर एक ग्रुप में क्या है एक ही शिक्षक है, हर एक ग्रुप में एक ही शिक्षक है। अब पूछा क्या कितने शिक्षक हैं, तो जब हर एक ग्रुप में एक ही शिक्षक है तो 80 ग्रुप में कितना 80 × 1 क्या 80 शिक्षक होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते भी प्रश्न आपको समझ आएगा। बस इसमें बच्चे पता है क्या क्या कर रहे होंगे, बच्चे कर रहे होंगे ना ये क्या बोलते हैं 15 से 1280 का 15 से भाग कर दे रहे होंगे, तभी उनका आंसर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। पर क्या है 15 छात्रों के साथ एक से एक शिक्षक भी, मतलब क्या टोटल 16 लोग हैं एक साथ, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग ऐसे ग्रुप बना के देख लेंगे कि 1280 में कितने ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 1280 में कितना 16 के 80 ग्रुप बन रहे हैं और प्रत्येक ग्रुप में 15 छात्रों के साथ एक शिक्षक है। तो 80 ग्रुप में 80 शिक्षक मतलब टोटल 80 शिक्षक होंगे, ठीक है ना। नंबर दिया है 144 में बोला है ये प्रश्न बच्चे थोड़ा मतलब लंबा प्रश्न देख के थोड़ा डर जाते हैं, ठीक है ना। पर प्रश्न मतलब देखिए प्रश्न बच्चे 23% किए हैं इसको, ठीक है ना। तो बच्चे इसको डर जाते हैं, बस को देख कर डरना नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। मुझे पता है देखिए ये बच्चे ने मतलब मुझे पता है करने का प्रयास बच्चों ने किया होगा, पर कहीं एक थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है ना। पर ये तो बच्चे मतलब गलती कर देते हैं, फिर कोई नहीं, ठीक है। हम इसमें देखते हैं, इसमें दिया है एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंक से शुरू होता है, प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस के 130 अंक हैं, बॉब के 90 अंक हैं, चार्ली के 120 अंक हैं और डेविड के 110 अंक हैं। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए तो अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए, केवल डेविड का पूछा है। तो मान लीजिए डेविड के पास पहले 100 अंक थे, ठीक है ना। उसने फिर क्या उसमें क्या दिया है कि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक मतलब उसने प्राप्त किए, तो 30 अंक प्राप्त किए मतलब क्या उसके 130 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए वहाँ ऊपर दिया है कि 5 राउंड के बाद एलिस के 5 राउंड के बाद एलिस के 130 थे, बाप के 90 और 40 कितना और डेविड के 110 अंक थे। और 3 राउंड के बाद इसके थे कितने